नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। मध्य प्रदेश में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। कई संस्थाओं ने पुरुषों के लिए काम करना शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर पर साल भर में 22,000 से ज्यादा लोग मदद मांग रहे हैं। अब पुरुष आयोग बनाने की मांग भी उठने लगी है। पुरुष प्रताड़ना को वैवाहिक आतंकवाद भी कहा जाने लगा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कितनी बड़ी समस्या है, कितनी गंभीर समस्या, कैसे निपटा जाए। एक खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। शादी, जिसे कभी गृहस्थी का सुख कहा जाता था, अब कई पुरुषों के लिए वैवाहिक कुरुक्षेत्र बन चुकी है। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने चुप्पी की दीवार पर पहली दरार डाली। अब मध्य प्रदेश में भी पति रो रहे हैं, चुपके नहीं, खुलेआम। भोपाल के उमेश सलोनिया, शादी कर ली, सपने बोए, पत्नी को पढ़ाया, एमएससी करवाई। पढ़ाई होते ही आरोप लगाया कि पत्नी 8 महीने तक गायब रही। शिकायत करने थाने गए तो उन पर ही मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। मेरा जीवन खराब हुआ है, लेकिन मैं उन लोगों को सज़ा दिलाऊंगा। यदि सज़ा नहीं दिलाएंगे तो मेरे ऊपर आखिरी ऑप्शन जो अतुल सुभाष और नितिन और भी जो लोग आए हैं, हम लोग क्या करें। कानून हमारे साइड नहीं है, अपराधियों के साइड है। आज हमारे पास हमारा घर बचाने के लिए कोई ऐसी धारा नहीं है। आज एक आदमी कहते कमाने बाहर जाता है, अपनी फैमिली को किसके भरोसे? कानून के भरोसे। क्या यदि होगा तो वो हमारा साथ देगा, लेकिन यहाँ तो कानून ही गलत है। आफ्ताब अली, कभी आंखें थी ही नहीं, फिर भी मारपीट का आरोप लगा। सरकारी नौकरी मिली तो पत्नी ने सपनों के बैंक से फिक्स डिपॉजिट मांग लिया। कहते हैं पत्नी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। बात नहीं बनी तो मायके चली गई। यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन मायके वालों ने गुजरात के 2 अलग अलग शहरों में एफआईआर करवा दी। अलीगढ़ में भी मामला दर्ज हुआ। आफ्ताब भागते रहे, कानून की छड़ी देखते रहे। बेटी 7 महीने की थी तभी बीवी साथ ले गई, आज तक मिल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अदालत से हर महीने किस्त में दर्द मिलता रहा। अलग रहने के लिए दबाव बनाया जाता था स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही। और लेकिन जब मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ तो इसके बदले में मेरे को ये मुकदमे लगा दिए गए। 2019 से लेके अब तक परेशान हैं और लगातार अभी तक वो हमारे पे कोई सुनवाई नहीं, जबकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। बिना किसी प्रमाण के ही उन्होंने सिर्फ आवेदन दिया है और उसके बदले में मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। वाल्मीकि अहीरे, शादी के 9वें दिन पिता को खोया, घर की छत संभाली, लेकिन पत्नी को ये मंजूर नहीं था। छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां, मां को वृद्धाश्रम भेजने की मांग, ना मानी तो झूठे केसों की झड़ी का फरमान। आज 27,000 की नौकरी में 18,000 पत्नी के खाते में जाता है। बाकी बचे पैसे से वाल्मीकि किश्तों में खुद को जिंदा रखते हैं। बीच बीच में उनके परिवार को मैंने मैसेज द्वारा जानकारी दी, मौखिक भी कहा कि भैया उनको भेज दो, लेकिन किसी ने एक ने नहीं सुनी। और ऊपर से उनकी मम्मी कहती कि अगर इनकी मदर एक्सपायर हो जाएगी तो हम अपनी लड़की को भेज देंगे। तो फिर मैंने तलाक के लिए अर्जी लगाई थी कोर्ट में। जब दुख बांटने वाले नहीं मिले तो भाई बनाना पड़ा, संस्था नहीं मजबूरी का नाम। भोपाल में पुरुषों के लिए हेल्पलाइन खुली। फोन पर हर महीने 2,000 पुकारें आती हैं और हर पुकार में टूटी हुई हंसी, घुटी हुई चीखें। संस्था को साल भर में 22,000 शिकायतें मिली हैं। 46 पुरुषों को आत्महत्या से बचाया गया। हर महीने 2,000 प्रताड़ित मदद मांगते हैं। 2014 से अब तक 4,08,862 शिकायतें मिली हैं। हेल्पलाइन नंबर है 888-2498-498। हमारा पूरा समर्थन ये है कि हम लोग उन पुरुषों को सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, गरीब परिवार से, जिन्हें कानून का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। भारत में महिला का आयोग है, भारत में बाल आयोग है, भारत में वृद्धों का आयोग है, इवन दो भारत के अंदर जानवरों का आयोग है, प्रकृति का आयोग है। पुरुष आयोग की बात क्यों नहीं की जा रही है? एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुई कुल आत्महत्या में से मध्य प्रदेश में 15,386 लोगों ने सुसाइड किया। 9% आत्महत्या मध्य प्रदेश में दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में 7,532 विवाहित पुरुषों ने मौत को गले लगाया। 3,128 विवाहित महिलाओं ने भी आत्महत्या की। 5 सालों में पारिवारिक कलह के कारण मध्य प्रदेश में 31.7% लोगों ने आत्महत्या की। देखिए, ये आ गया है एक नया तरह का आतंकवाद, जो कि वैवाहिक आतंकवाद हम इसको बोलते हैं, मैरिटल टेररिज्म।
इसमें महिलाओं ने जो हमारे देश के कानून हैं जो उनके फेवर के लिए बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके पुरुषों के ऊपर, पति और पति पक्ष के ऊपर फर्जी मामले दायर किए हैं। जो कल तक घर बसाने के सपने देख रहे थे, आज वकीलों के दफ्तरों में अपनी जिंदगियों की फाइल ढूंढ रहे हैं। कभी किसी वकील की मेज पर, कभी किसी जज के फैसले में, कभी किसी हेल्पलाइन की घंटी में रोती हुई आवाज गूंजती है, हमें बचा लो। मैं पुरुष हूं और मैं भी प्रताड़ित होता हूं, मैं भी घुटता हूं, पिसता हूं, टूटता हूं, बिखरता हूं, भीतर ही भीतर रो नहीं पाता, कह नहीं पाता। ये लाखों उन प्रताड़ित पुरुषों की आवाज है जो आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। इन्हें न्याय कब मिलेगा किसी को नहीं पता। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मामला बड़ा गंभीर है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भाई वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यश पाराशर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वॉच लीग की कन्वीनर चंदना अरोड़ा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नियति चौधरी जी हमारे साथ हैं। मनोवैज्ञानिक कशिश छावरिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वकील गुंजन चौक से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें अगर आप देखें पूरे पैनल में तो हर एंगल से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने 1.5-2 दशक के मीडिया करियर में या एंकरिंग के करियर में कितनी दफा मैंने महिलाओं की प्रताड़ना पर, महिलाओं की दिक्कतों पर, इन पर डिबेट की हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम बार हुआ होगा, शायद बिरला पहली या दूसरी बार ही ऐसा होगा जब किसी पुरुष की प्रताड़ना या पुरुष समाज की प्रताड़ना पर आज डिबेट करने में बैठे हैं। और उसका उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ 4 महिला पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। मुद्दा गंभीर है, अब इस पर बात करनी पड़ेगी। आज तक हमने महिलाओं के बारे में बात की है, महिलाओं की प्रताड़ना, उनकी परेशानी पर बात की है, लेकिन जो भी समाज भुगतेगा या प्रताड़ित होगा उसकी आवाज हम उठाएंगे। यश पाराशर जी, पहले तो मैं आपके जरिए से दर्शकों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि स्थितियां अब बेहद गंभीर हो गई हैं। पानी सिर से ऊपर चला गया और इसी पानी के नीचे कई युवा मर चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं और कई उस कगार पर हैं। कईयों को तो आपने बचाया है। जी, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए जी। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सभी पैनलिस्ट जो कि इस मंच पर आसीन हैं, मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसे फ्रीक्वेंट डिस्कशंस की ज़रूरत भी है। हमने ये देखा है कि जैसे जैसे समाज के डायनामिक्स चेंज हुए हैं वैसे वैसे बड़े बड़े बदलाव भी हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उन्होंने एक नया ही एंगल ले लिया है, जहाँ पे आईपीसी जो कि अब बीएनएस भी है, भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंडर आने वाले कुछ लॉज ऐसे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे मैट्रिमोनियल और मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ही हिलाकर रख दिया है, विच इज़ एक्चुअली बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनका मिसयूज़ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मैरिज एक जो कि बहुत सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही पवित्र संस्कार है, उस पे से लोगों का भरोसा उठता चला जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से वैवाहिक कानून जो बनाए गए हैं, जो किसी हेतु के वजह से बनाए गए थे, आज उनकी जो दुर्गति हो रखी है उस पर ना ही सिर्फ फ्रीक्वेंट डिस्कशंस की ज़रूरत है, बल्कि उस पर गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए उन पे जो भी निर्धारित पार्लियामेंट्री या जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उनकी बहुत आवश्यकता है। ठीक, मैं यश जी लौट रहा हूं आपके पास। गुंजन जी मेरे साथ हैं, पेशे से वकील हैं। गुंजन जी, देखिए, अगर आप शारीरिक तौर पर देखें तो बहुत बिरला ही ऐसा होगा कि कोई महिला किसी पुरुष पर काबू पा सके। कुदरत ने बनाई ही चीज ऐसी है कि जो लड़का है जो या फिर मर्द है उसके पास शारीरिक ताकत ज्यादा है, लेकिन कानून में जो छूट या कानून में जो सहूलियत, सलाहियत जो महिलाओं को दी गई है, वो डाउरी का केस हो, वो फिजिकल अब्यूज का हो या बाकी चीजों का हो, आपको लगता है कि उसी हथियार का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है इन मामलों में? सर्वप्रथम सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आसिफ जी, देखिए, एक वकील होने के नाते अगर आप कानूनी दृष्टि से, क्योंकि मुझसे ये सवाल रखा गया है,
तो मैं जवाब भी उसी कानून को ध्यान में रखते हुए दूंगी कि हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और हमारे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद है जहां पे इक्वालिटी की भी बात हुई है। जैसे कि हम आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो वो कहता है कि पुरुष हो महिला हो या किसी भी आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरीके का भेद या डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आर्टिकल 15 की मैं बात करती हूं तो उसमें एक सब क्लॉज 3 दिया गया है जहां पे लिखा गया है कि आप किसी के भी सेक्स, रिलीजन, कास्ट या जेंडर के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी स्टेट को रोका नहीं गया है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। वहां जो दो टर्म्स यूज हुई है वो है विमेन एंड चिल्ड्रन। उनके लिए अगर कोई स्पेशल कानून बनाना है तो सरकार बना सकती है, पर्टिकुलर स्टेट बना सकता है। और ये जब संविधान बना था तो हमें वो मंशा को ध्यान रखना पड़ेगा कि तब महिलाओं की स्थिति समाज में क्या थी। और इसीलिए महिलाओं को हमेशा एक बात होती है कि एक प्रोटेक्शन के दायरे में रखने की बात होती है। तो गुंजन जी, आपको लगता है कि वक्त अब बदला है, इस पर हमें देखना पड़ेगा आगे, अब बदलाव इसमें भी चाहिए? देखिए, रही बात आपने बोला कि मिसयूज है, तो मिसयूज तो कानून का चाहे वो पुरुष हो वो भी कर सकता है, महिला हो वो भी कर सकती है। मैं जेंडर के बेसिस पे मिसयूज वर्ड्स का जो एक जनरल इस्तेमाल करना है ये मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम रोज कोर्ट्स में देखते हैं, आता हूं क्योंकि और पैनलिस्ट मेरे पास है। चंदना जी, गुंजन जी ने जो कहा कि वो इससे सहमत नहीं है कि कानून का मिसयूज हो रहा है, तो डाउरी का केस पुरुष तो नहीं लगा सकता महिलाओं पर, तो मैं मिसयूज उसी चीज का करूंगा ना जो अधिकार मेरे पास है। चंदना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है? अगर डाउरी, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, किसी भी तरह का मामला अगर झूठा पाया जाए तो फिर इस तरह की झूठी याचिका लगाने वाली महिला पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। घरेलू हिंसा अधिनियम तब लाया गया जब महिला के ऊपर घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा होने लग गई और उसको फाइट करने के लिए हमारे पास कानून नहीं था। अब हमारे यहाँ, जैसे आपने देखा कि अब हमारे यहाँ एक वैवाहिक ब्लैकमेल शुरू हो गया है। इसके लिए धारा नहीं है हमारे पास ब्लैकमेल की धारा है जो पुरुषों के ऊपर भी लग सकती है और महिलाओं के ऊपर भी लग सकती है, मगर वैवाहिक ब्लैकमेल है। जिस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, ये मकान मेरे नाम कर दो, इतना पैसा मेरे नाम कर दो, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। और अगर ये हम थाने ले जाकर बोलेंगे कि ब्लैकमेल हो रहा है तो उस ब्लैकमेल की धारा के अंतर्गत ये रजिस्टर नहीं करेगा कोई पुलिस ऑफिसर। तो ब्लैकमेल की, वैवाहिक ब्लैकमेल के लिए हमें अलग धाराएं चाहिए। अब हमें नए कानून चाहिए पुरुषों की हिफाजत के लिए भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोते में पुरुषों के मर्डर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपने भी बात की आसिफ जी कि हम लोग उस समय भी फाइट करते थे जब महिलाओं के ऊपर क्राइम होता था। अब वही क्राइम पुरुषों के ऊपर हो रहा है और हमें नई धाराओं की नितांत आवश्यकता है। क्रूरता की धारा जब वैवाहिक परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है तो क्रूरता मात्र पति की पत्नी की ओर मानी जाती है। पत्नी क्रूरता कर रही है, इसकी धारा हमारे पास नहीं है। तो इन धाराओं का समावेश हमको अब चाहिए है बीएनएस में, और इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड हम कर रहे हैं। और जुडिशरी से सबसे ज़्यादा हम लोगों का निवेदन है, हमारा वॉच लीग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशरी को एकदम से, जजेस महोदय को, न्यायाधीश महोदय को एकदम से पता चल जाता है कि ये फर्जी मामले हैं। जैसे हमारे पास एक मामला है कि वो दृष्टिहीन हैं, दिव्यांग हैं, उनके ऊपर मामला लगा दिया गया घरेलू हिंसा का कि उन्होंने मार पीट कर हमें यहाँ छोड़कर चले गए। ना वो मार पीट सकते हैं, ना वो 2 कदम खुद नहीं चल सकते, वो किसी दूसरे को छोड़ के कहाँ जाएंगे। इन मामलों में जब इन प्रकरणों में जब मामले दर्ज होकर कोर्ट पहुँचते हैं तो जुडिशरी के पास अधिकार है कि वो सिरे से इनको खारिज करें। जब सिरे से खारिज होना शुरू होंगे उसके बाद जुडिशरी में कुछ चेंजेस आएंगे। हम लोगों का अभी सबसे पहला कदम यही है कि हम जुडिशरी में एक एक केस के साथ जाएं और कुछ मामलों को सिरे से खारिज करवाएं। तो एक अलग चीज है। मैं तो इसमें एक कदम आगे बढ़ के ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसी महिलाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजाएं होनी चाहिए जिन्होंने पति को ब्लैकमेल किया, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश की। मैं इस पर आऊंगा आपके पास। गुंजन जी, आपके पास भी आऊंगा। 2 पैनलिस्ट और है, फिर आता हूं दूसरे राउंड में आपके पास। नियति चौधरी जी है मेरे साथ। नियति जी, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है
देखिए, हमने ये देखा कि पुरुषों के खिलाफ कई तरह के अधिकार हैं महिलाओं को, लेकिन हालिया जो चीजें हुई हैं, मेरठ का आप केस देख लीजिए या बाकी केस देख लीजिए, ये कहां से ये चीजें इतनी आ जाती है कि आपके पास पति है, उसके साथ आपका प्रेमी भी है, प्रेमी के साथ मिलकर पति को शाम को खाने में आप नींद की गोलियां दे दीजिए और फिर वो जितना मर्जी बलवान हो, जहां उसने नींद की गोलियां खाई वो ढेर हो गया, उसके फिर आप 10 टुकड़े करिए, 20 करिए, 30 करिए। ये पहले महिलाओं के साथ ही चीजें होती थी, अब ये पुरुषों के साथ भी दिख रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहले जो उत्पीड़न के मामले और प्रताड़ना के मामले निकल कर आते थे, ये महिलाओं के विरुद्ध होते थे। आजकल पुरुषों के साथ दिखते हैं और कई केसेस में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होता है, जैसे आपने कहा प्रेमी होता है, कोई सहयोगी होता है। तो इस प्रकार के केसेस अब हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक तरह से हम जो कह सकते हैं, अभी लॉज में जो इनइक्वालिटी भी है, जो कि एड्रेस नहीं की गई है, वो भी एक प्रकार का लाइसेंस दे रही है कि जो थोड़े आप कह सकते हैं उस प्रवृत्ति के हैं, वो उसका मिसयूज कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं बुलंद होकर। तो इन सभी कारणों से हम देख रहे हैं कि अभी ये बुलंदी बहुत अधिक हो चुकी है। बुरहानपुर में एमपी के एक और केस आया कि नवविवाहित हुए थे और 17 वर्ष की पत्नी थी, वधू ने सहयोगियों के साथ पति को मार डाला। तो ऐसे कई केस निकल कर आ रहे हैं। केवल मार नहीं डाला, उसमें प्रेमी को शायद वीडियो कॉल करके वो दिखाया भी जब 36 बार चाकू मारा। वो घटना याद है मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रमाण के रूप में अपने पति को भी वीडियो कॉल पर उसका शव दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कितने निर्मम रूप से ये चीजें की जा रही हैं, कितने निर्मम भाव से की जा रही हैं। और जिन आशाओं के साथ हम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, अपना घर बसाने का सोचते हैं, किस तरह से हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसके साथ भी कितना उसका अपमान किया जा रहा है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं इस पे आता हूं। अब जरा दिमाग में क्या चलता है, ज़हन में क्या चलता है। कशिश छाबरिया जी मेरे साथ है, मनोवैज्ञानिक हैं। कशिश जी, महिलाओं को तो सदा से ममता की मूरत, मृदुल, करुणामयी इस तरह से देखा गया है। ये ऐसा क्या बदलाव आ गया है? देखिए, महिलाओं के टुकड़े होते रहे हैं और इससे कभी भी ना इत्तेफाक रखा जाएगा, ना कभी इसको सही ठहराया जाएगा। लेकिन मैं तो इस एंगल से पूछना चाह रहा हूं कि वो महिला जो एक नए जीवन को जन्म देती है, जिन्हें ममता की मूरत कहा जाता है, उनमें अचानक से इतनी कठोरता, इतनी ब्रुटैलिटी, इतना गुस्सा, आक्रामकता कहां से आ गई कि पुरुषों के टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट में भर के, ड्रम में भर के उसको फेंक देने की हिम्मत आ गई? ये कब से हो गया और क्यों हो गया? सर, क्रूअल्टी का कोई जेंडर होता नहीं है, ये बात है। और क्रूअल्टी का इसके लिए, क्योंकि जेंडर नहीं होता, तो वो तो किसी के भी मन में आ सकती है, छा सकती है। और नियत की बात है तो ये नियत किसी की भी खराब हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। हाँ, बट जो लॉज पुरुषों के लिए बनाए गए हैं वही अगर स्त्रियों पर लागू हो तो यही बेटर है, बिकॉज उनको पता है कहीं ना कहीं इंडियन कोर्ट्स स्त्रियों के मामले में ज्यादा नरम है। व्हेन इट कम्स टू जस्टिस फॉर मेन, उनका जस्टिस डिले होता है, एंड दिस हैज बीन ऑन रिकॉर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट एक हाल ही में ही एक केस आया था जहां पर 4.5 साल हो गए हैं एंड उसकी पत्नी ऑलरेडी फरार है अपने प्रीवियस लवर के साथ। मुंबई की बात बता रही हूँ। 4.5 सालों से वो आदमी चक्कर काट रहा है, 3 महीने का बच्चा उसका ले गई और आज तक वो फरार है। शी इज सेटल्ड अब्रॉड। तो courts need to fast track justice for men as well. ठीक, कशिश जी मैं आता हूं आपके पास। एक मुझे शायद केस याद आता है, 2008 या 7 के आसपास का केस था। यूपी की शबनम अली का आपको वो केस याद होगा। और अगर आप देखें भी आजाद भारत में तो कई पुरुषों को तो फांसी हुई, लेकिन कभी किसी महिला को फांसी नहीं हुई। और फांसी का हमारे यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही फांसी होती है। अब मैं जरा गुंजन जी के पास जा रहा हूं इस मामले को लेके। गुंजन जी, जो चीजें अभी तक इस पूरे डिस्कशन में निकल के आई, तो ये जो कोर्ट का नरम रवैया, जो एक्सट्रीम सजा है किसी भी क्राइम में वो नहीं मिलना, ये चीजें भी हिम्मत बढ़ा देती हैं क्या? एक तो मेरे साथ गुंजन जी समस्या ये है कि मैं जिन पैनलिस्ट से बात कर रहा हूं उसमें से आप 4 महिलाएं हैं, तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि पता नहीं आप वो जेंडर वाला वो बायसनेस तो कहीं उसको नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा समझ के पूछना पड़ रहा है गुंजन जी। जी, जब मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी तो मैंने यही कहा था कि मैं कानून के नजरिए से बात करूंगी। यहाँ महिला पुरुष के नजरिए से हम में से कोई भी शायद बात नहीं कर रहा है। और इसकी तारीफ करता हूं। जब अभी मैं और पैनलिस्ट को सुन रही थी तो मैं एक चीज संज्ञान में सबके लाना चाहती हूँ
कि हम जो पेपर में न्यूज पढ़ते हैं इसके बियॉन्ड बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं अपडेट करना चाहती हूँ। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2014 में जो आया था, जो ये दहेज प्रताड़ना के केस के लिए आया था कि अब पुलिस किसी को भी यूं ही अरेस्ट नहीं कर सकती, माता पिता को जेल नहीं भेज सकती। दहेज प्रताड़ना के केस में पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, रीजनिंग देके, रिपोर्टिंग देके, तब जाके अगर अरेस्ट का केस बनता है तो होगा। तो मैट्रिमोनियल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हर टाइम टू टाइम इस पे अपडेशन हो रहा है महिलाओं के द्वारा। अच्छा गुंजन जी, एक बात बताइए, मेरे मन में अभी एक सवाल आया, बहुत तेज सवाल आया है, मैं मिस कर जाऊंगा। गुंजन जी, क्या इस देश में दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है ना? इसको रोक लगाई जा रही है। गुंजन जी, इस देश में दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है ना? मैं वही आपको बता रही हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में इसको भी स्टैब्लिश किया है। दहेज लेने वाले पे भी सजा हुई है, देने वाले पे भी हुई है। ठीक, तो जब डाउरी का केस लगता है तो पहले पुलिस वाले या वकील या कोर्ट जज साहब ये क्यों नहीं पूछते कि आपने दहेज दिया क्यों था? आसिफ जी, जो महिलाएं मिसयूज कर रही हैं अगर कानून का, तो उन महिलाओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो बढ़ाना पड़ेगा मैडम हमें। गुंजन जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन यही सवाल अब मैं लेके जा रहा हूं चंदना अरोड़ा जी के पास। चंदना जी, मुझे जरा ये बताइए कि अगर आपसे कोई दहेज मांग रहा है तो क्योंकि लड़के का घर अच्छा है, लड़के की नौकरी अच्छी है, बेटी राज करेगी, इसलिए आप दहेज देने को तैयार हैं, अन्यथा आप जाइए थाने में उस लड़के की शिकायत कर दीजिए, उसकी हिम्मत नहीं होगी अगले रिश्ते में दहेज मांगने की। और दूसरा, आपने उस वक्त अच्छे रिश्ता देखकर दहेज दे दिया और बाद में आप पर जब डाउरी का केस लगेगा तो फिर पुरुष जिम्मेदार, महिला पक्ष जिम्मेदार क्यों नहीं कि आपने दहेज दिया था? आपने भी तो गुनाह किया। जी, कानूनी रूप से देखा जाए तो जो आप कह रहे हैं वो सही है, मगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा बहुत दहेज सब जगह चलता है और आजकल कई बार नहीं मांगा भी नहीं जाता तो भी माँ बाप जो होते हैं बेटी के वो दहेज देते हैं। मगर अब जो स्थितियाँ बदल गई हैं, जैसे आपने कहा कि मामले दर्ज होने चाहिए, यही हम कह रहे हैं। ये जो वैवाहिक आतंकवाद है, इससे लड़ने के लिए हमें बहुत सारे फ्रंट्स पे मुहिम छेड़नी पड़ेगी। हमको कुछ मामले ऐसी लड़कियों के खिलाफ भी दर्ज कराने पड़ेंगे जिन्होंने झूठे मामले दर्ज कराए हैं, उनके खिलाफ भी हमको उस तरह। एक हमने देखा है कि बहुत बड़ा नेक्सस बन गया है इन लड़कियों का, इन महिलाओं का और वकीलों का। वकीलों के पास जब महिला जाती है कि मुझे अपने पति के अगेंस्ट मामला दर्ज कराना है, तो उसको वकील जो हैं तत्काल एक पैकेज ऑफर कर देते हैं। ये लो भाई पैकेज, इसमें हम 5 मामले इकट्ठे दर्ज कर देते हैं, वो सिर्फ कोर्ट और कचहरी और थाने और जेल जाएगा और तुमको जो पैसा चाहिए है, तुमको जो भी उससे बहुत अच्छी बात कही आपने। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमनी, अननेचुरल सेक्स, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। ये सारे केसेस पैसे वालों के खिलाफ लग रहे हैं। आपको इसमें कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अगेंस्ट इस तरह के मामले लगे हैं। जो पैसे वाले हैं, जो लड़के अच्छे सरकारी नौकरी में हैं, बैंक में नौकरी में हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ लग रहे हैं, जिनके पास घर है, बंगला है देने के लिए, उनके खिलाफ लग रहे हैं। तो ये पूरा आतंकवाद जो है, ये इसमें ब्लैकमेल, इसमें हर तरह का क्राइम है, क्रूरता, ब्लैकमेल वगैरह सब कुछ है इसमें। इन सब चीजों से लड़ने के लिए हमें नए नियम कानून जरूर चाहिए हैं। और मुझे तो एक बात समझ में आती है चंद्रा जी, शुरू से कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं, उनको बड़ी उनकी परवरिश टफ होती है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैं जब मेरी पिछली बार जब दादी गुजरी थी, शायद मैं तभी रोया था। दादी से बड़ा लड़ाता था मैं, उनका बड़ा प्यार करती थी मुझे, उसके बाद से मैं रोया नहीं। उनको सिखाया वैसे जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है यश जी के पास या किसी के पास, तो आप समझिए उस पुरुष को कितना प्रताड़ित किया गया होगा कि उस सख्त आदमी में से भी उसका दिल पसीज गया, उसके आंसू पिघल गए। मैं लौट रहा हूं आपके पास। कशिश जी, मैं जरा एक चीज मुझे समझाइए। कशिश जी, एक केस देखा हमने, 27,000 की सैलरी है, 18,000 वो एलिमनी दे रहा है, वो पैसे दे रहा है वो अपनी पत्नी को, पूर्व पत्नी को, 9,000 उसके पास बच रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? और 9,000 में उसका कैसे गुजारा होगा? 18,000 वो पत्नी को दे रहा है। ये अभी केस देखा हमने इस रिपोर्ट में। उसने ये सैंक्शन यानी अलाउ किया ही कैसे? हाउ हैज द कोर्ट इवन अलाउड एंड ऑन व्हाट बेसिस हैज इट बीन अलाउड? दैट इज अ क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि अलाउंस कैसे हुई, और दूसरी बात,
आपकी जो ज़रूरत है तो नेचुरली वो पूछती है कोर्ट भी कि आपकी कैसी इतनी ज़रूरतें हैं। अभी बहुत सारे केसेस होते हैं, कोई कुछ भी डिमांड कर लेता है तो हर कोई तो वैसा देता नहीं। देयर हैज टू बी अ बैलेंस। अब यहां से मुझे दोनों चीज समझ में आ रही है। पहला ये कि देखिए, अगर आप किसी पत्नी को तलाक दे रहे हैं तो उसको खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसको अपनी शादी करके लाए थे और अब वो तलाकशुदा हो जाएगी तो खर्चे के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो परंपरा है, क्या ये भी महिलाओं को और ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तो कोर्ट से हर्जाना मांगूंगी, पैसे मांगूंगी? क्यों नियति जी, ऐसे ही हो रहा है क्या? आसिफ जी, लग तो ऐसा रहा है कि कुछ लोग इस जो प्रावधान है लॉ का, इसका मिसयूज कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातों में, जैसे कि यदि आप अपनी माता जी को वृद्ध आश्रम नहीं भेजेंगे तो मैं घर से चली जाऊंगी, मैं तो कोर्ट से मेंटेनेंस ले लूंगी, और इस किस्म की धमकियां दी जा रही है। अभी जैसे रिपोर्ट के अंदर हमने सुना कि एक पुरुष ने अपना अनुभव बताया कि वो कह रहे यदि आपकी माता जी गुजर जाए तब हम अपनी बेटी को वापस भेज देंगे आपके साथ कोहैबिट करने के लिए। तो इस किस्म के आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे मुद्दों को, और ये कितना एक किस्म से इतना अमानवीय स्टांस है कि किसी की माता जी गुजर जाए आप ये कामना कर रहे हैं या इस किस्म का आप प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अब एक अमानवीय स्तर पर बात आ चुकी है। नहीं, ठीक बात है। और सोचिए आप कि एक महिला है जिसने आपके बेटे को जन्म दिया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया है उस दूसरी महिला के लिए आप अपनी सगी मां को या तो उनके मरने का इंतजार करें या वृद्धाश्रम छोड़े। ये किस तरह की ये सोच है? यश जी, मुझे से एक बात बताइए, ये जो मेंटेनेंस वाली चीज आ गई है आजकल, आपको लगता है कि इसने भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, तोड़ दिया है? और दूसरा, मेंटेनेंस से ज्यादा ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर है, अब खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का कोई केस मुझ पे लग गया तो मैं यहां पे आके डिबेट करूं, मैं अपनी नौकरी करूं, कि मैं जाके गुजरात के किसी कोर्ट में या तमिलनाडु के किसी कोर्ट में जाके तारीखों पर जाऊं? बहुत बढ़िया सवाल है ये। दिक्कत ये होती है कि कानून हमारे कुछ इस तरह से ऐसे हैं कि वाइफ के एक स्टेटमेंट पर एक कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध के तहत एफआईआर हो जाती है, जिसमें अरेस्ट का भी प्रावधान रहता है। वो तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया था, जिस वजह से इमीडिएट अरेस्ट रोक दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कई बार याद दिलाया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब जब ये डाउरी के हेरेसमेंट का केस डलता है, उसी के साथ पैरेलल में आपके पास सेवरल मेंटेनेंस के लॉज हैं फॉर वाइफ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी मेंटेनेंस की डिमांड करता है। सीआरपीसी 125 विच इज़ नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 144, वो भी मेंटेनेंस लॉज की डिमांड करता है। ये सारे जो मेंटेनेंस के लॉज हैं, ये कहीं ना कहीं उस ब्लड लाइन को फुलफिल करते हैं जो कि वाइफ हस्बैंड से एक्सट्रैक्ट करती है अपने भरण पोषण के लिए, अपने विद्वान अधिवक्ता के फीस के लिए। एट द वेरी सेम टाइम अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज को छुपाया जाता है। हस्बैंड गिड़गिड़ा के बोलता है कि मेरी वाइफ भी वर्किंग है। बार कहते हैं कि आधी आबादी महिलाएं, आधी आबादी महिलाएं। अरे जो बाकी की आधी हैं वो तो हम बेचारे पुरुष हैं ना। तो जरा सरकारें, जरा राजनीतिक दल हमारे बारे में भी सोचें, हमारे अपना संशोधन करें कुछ संविधानों। भाई हम भी खतरे में हैं आजकल, और मैंने तब भी बड़ी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी जब महिलाएं खतरे में थी। लेकिन अब जब पुरुष समाज खतरे में है तो फिर आयोग बनना चाहिए, जैसा कि यश भाई कह रहे हैं, या फिर हमारी बाकी जो महिला पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा है। और इस बारे में तो जरूर सोचना चाहिए कि अगर ये याचिकाएं झूठी साबित होती हैं, जिसमें फर्जी रेप, फर्जी डाउरी, फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर थोड़ा सा पुरुषों का ख्याल रखें, वरना एक एक करके अतुल सुभाष लोग बनते जाएंगे, जैसे कि अब सामने चीजें आ रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। हक की बात हम करेंगे, वो चाहे यहां की हो चाहे वहां की हो। कशिश जी, नियति जी, चंद्रा जी, गुंजन जी, बहुत धन्यवाद। यश भाई, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।